Hello everyone. In this video, we will try to solve previous year question paper of AIBE 18, and we have already solved up till question number 75. We will continue from question number 76. Now see what question number 76 says. What is the minimum percentage of affected families that need to give their prior consent for acquiring land for private companies as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. The right option is 80%. Okay, the right option is option B, 80%. ठीक है, what is the meaning of question, or what is the meaning of this question? What it is trying to say कि हमारे पास एक एक्ट है और किसी भी प्राइवेट कंपनी को किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे ऑथराइज हो अनऑथराइज हो, कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर लैंड चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो उस एरिया में जो टोटल लोग हैं उनमें से कितने परसेंट लोग जो हैं एग्री करेंगे जमीन जो है अपनी देने के लिए, तब जाके जो है वो एरिया, उस एरिया में वो जो प्राइवेट कंपनी है वो लैंड ऑक्यूपाई कर सकती है। ठीक है, सो वी हैव स्पेशल एक्ट फॉर दैट वर्क ओनली। ठीक है, और उसका नाम क्या है? The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013। तो 2013 में ये एक्ट आया था और इसके अकॉर्डिंग जो भी टोटल एरिया है, फॉर एग्जांपल इस ये जो है, मान लो ये एक स्टेट हो गया और ये पर्टिकुलर एरिया है, किसी प्राइवेट कंपनी को इस पर्टिकुलर एरिया में इस स्टेट में पर्टिकुलर एरिया चाहिए। अब इस एरिया में मान लो 8 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबको सबका एग्रीमेंट इसमें ज़रूरी नहीं है। कंपनी क्या करेगी, 80% मिनिमम कितना चाहिए, 80% लोगों को अपने फ़ेवर में कर लेगी, उनको कंपनसेशन दे देगी। बाकी के जो पर्सन है, बाकी का जो अम, बाकी के जो लोग हैं, उनका कंसेंट फिर मैटर नहीं करेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज चाहिए, 75%, 80%, 90% या 100%। तो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए 80% है, और पीपीपी प्रोजेक्ट जो है, दैट इज प्राइवेट पब्लिक या फिर पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट, तो वहां पर चाहिए हमें 70%। तो वहां पर जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पब्लिक पर्पज से पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए जो है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल के किसी प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं, तो वहां पर जो है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है 70। बट स्पेशली प्राइवेट के लिए 80% की रिक्वायरमेंट होती है। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Now let's move to next question, question number 77. What it is saying, imagine an IPL team sets up a company to sell its own range of clothes. ठीक है, what type of intellectual property can the team use to show that the clothes are made by them? ठीक है, आईपीएल टीम डिसाइड करती है कि वो जो है स्पेशल टाइप ऑफ मान लो टी शर्ट जो है वो डिजाइन करके उसको सेल करेगी। ठीक है, तो अब कैसे ये जो कंपनी है ये कैसे प्रूव करेगी कि ये जो क्लोथ है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शंस भी है पेटेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सी इज अ ट्रेडमार्क एंड डी इज रजिस्टर्ड डिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको ग्रेस मार्क मिला होगा, क्योंकि इसमें दो जो है ऑप्शन सही जा रहे हैं। चाहे तो आप ट्रेडमार्क के थ्रू, ट्रेडमार्क यहाँ पे कोई लोगो होगा आईपीएल का, ठीक है, कहीं पर भी होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं पे भी आईपीएल का लोगो होगा, तो उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये जो है आईपीएल की टीम ने ये टी शर्ट प्रिंट करवाया है। दूसरा, रजिस्टर्ड डिजाइन। अब ये रजिस्टर्ड डिजाइन में ये ब्लू कलर का है, यहाँ पर स्ट्राइप्स हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो ये पर्टिकुलर डिजाइन जो है वो उन्होंने रजिस्टर करवा लिया है। तो ये दोनों ही तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो टीम है, सॉरी जो आईपीएल टीम है, उन्होंने ये जो है प्रिंट करवाया है। ठीक है, ये वाला जो क्लोथ है प्रिंट करवाया है। अब ट्रेडमार्क की बात करें तो लेट मी चेक, डू वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। ट्रेडमार्क की अगर हम बात करते हैं तो
इसकी डेफिनेशन जो है ये हमें देखने को मिलेगी किसमें, सेक्शन 1, सॉरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज जेड बी में हमें ट्रेडमार्क की डेफिनेशन देखने को मिलती है। किसमें, अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इसमें जो है हमें ट्रेडमार्क की डेफिनेशन मिल जाती है। रजिस्टर्ड डिजाइन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है अंडर सेक्शन 2 डी, 2 क्लॉज डी ऑफ डिजाइन एक्ट 2000। तो एक साल बाद ही जो है ये एक्ट आ गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था। तो ट्रेडमार्क की डेफिनेशन हमें देखने को मिलेगी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जेड बी में, और रजिस्टर्ड डिजाइन की डेफिनेशन हमें देखने को मिलेगी सेक्शन 2 क्लॉज डी इन डिजाइन एक्ट 2000। ओके, तो इसके लिए आई गेस आपको ग्रेस मार्क मिला होगा जिन्होंने भी दिया था, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। मान लो इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन और मिलती, थोड़ा बहुत फैक्ट और डाल दिया होता, तो उससे पर्टिकुलरली सेलेक्ट किया जा सकता था, बट अभी उतना क्लियर नहीं है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन राइट है। और जब दोनों ही राइट है तो ग्रेस मार्क आपका बनता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजुअली लास्ट फॉर। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी चीज का इन्वेंशन किया है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये आई होप दिस पेंसिल इज विजिबल। अब इसका जो डिजाइन है ये मैंने ही बनाया है, इससे पहले किसी ने नहीं बनाया है, और इसमें कुछ मैंने स्पेशल कुछ ऐसा कर दिया है कि अभी तक ये किसी के पास नहीं था, मैंने बनाया है, तो मैं इसको पेटेंट करवा लूंगा। अब पेटेंट करवा लूंगा तो ऐसा दिखने वाला या फिर ऐसा ऐसे फंक्शन का या ऐसे फीचर का या सेम लुक का कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो सेम प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता सेम प्रोडक्ट, ठीक है। अब पेटेंट जब मैं करवाता हूँ तो कितने साल के लिए पेटेंट होता है, 20 साल के लिए। 20 साल के बाद जो पेटेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद कोई भी बना सकता है। मान लो 20 साल तक तो ये पेटेंट रहा, 20 साल तक बस ये मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, इसका इन्वेंशन मैंने किया है, तो वो एडवांटेज जो है मुझे मिलता है। 20 साल के बाद जो है इसे कोई भी बना सकता है, फिर वो पेटेंट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब ये जो पेटेंट है ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेबीज का जो है लास्ट स्टेज के लिए, जब रेबीज के लास्ट स्टेज आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास कोई व्हाट वी कॉल दैट वैक्सीन तो होता है प्रिकॉशन के लिए। फॉर एग्जांपल रेबीज के लिए कोई मेडिसिन नहीं है जब लास्ट स्टेज पे आ जाता है, कोई ऐसी कंपनी उभर के आती है, मेडिकल कंपनी, जो क्लेम करती है कि हमने वो दवाई जो है वो बना ली है रेबीज के लिए कि लास्ट स्टेज पे भी वो वर्क करता है, तो ऐसे में वो उस मेडिसिन के लिए पेटेंट करवा सकती है। अब 20 साल तक वही कंपनी वो मेडिसिन बनाएगी और उसके एक्सपायरी के बाद जो है दूसरी कंपनी बना सकती है। बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को लगता है या फिर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि अननेसेसरीली चार्जेस जो है वो ज़्यादा रखे गए हैं और ह्यूमन इंसानों के हित के लिए ये चीज़ सही नहीं है, तो वो करवा सकती है, मतलब कि नहीं वी कांट अलाउ यू द पेटेंट। बट रूल यही है कि पेटेंट ऐसे वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने एक फ़ोन बना लिया, ठीक है, अब वो फ़ोन जो है नोटबुक में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो ऐसे में वो पेटेंट करवा लिया 20 साल के लिए। इस टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट बस वो बना सकता है, इस टाइप का जो गैजेट है 20 साल तक वो बना सकता है, और दूसरी कंपनी को वो टेन्योर खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी बना सकता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई एम सो सॉरी, मैं इसको थोड़ा इतना लेंथी वे में मैं इसको थोड़ा समझाने लग गया। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 79 says the concept of freedom of trade and commerce। नो, ओके 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 ओके, एक चीज बताना भूल गया। पेटेंट की अगर बात हो रही है तो पेटेंट हमें देखने के लिए मिलेगा, इस ये चीज देखने के लिए मिलेगा, टेन्योर देखने के लिए मिलेगा सेक्शन 53 में ऑफ पेटेंट्स एक्ट 1970। तो वहां पर ये चीज मेंशन है कि केवल 20 साल तक के लिए पेटेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड and commerce mentioned in Indian Constitution is motivated from the experience of the following country।
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीली व्यापार करने का कहीं पर भी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से डाला गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेलेवेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 301। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलेवेंट आर्टिकल है वह है आर्टिकल 91। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन में आर्टिकल 91 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 301। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी अगर ये वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो तो, बट यू हैव दैट ऑप्शन, आप उसको 2x 3x 4x करके भी देख सकते हो। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप इसको करके देख सकते हैं। आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन स्किप कर सकते हैं, बस टिक मार्क देख सकते हैं कि कौन सा आंसर जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस, which of the rate is issued to enforce the performance of public duties by the authority। ठीक है, तो पब्लिक ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए अथॉरिटी के द्वारा कौन सा रेट जो है वो इशू किया जाएगा। वेट वेट वेट, इट्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज मैंडेमस। ठीक है, कौन सा रेट जो है वो इशू किया जाएगा पब्लिक ड्यूटीज को इन्फोर्स करवाने के लिए अथॉरिटी के द्वारा, तो क्या है, मैंडेमस। अगर हम रेट की बात कर रहे हैं तो रेट का कॉन्सेप्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है आर्टिकल आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 32 में हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड देखने को मिलता है, वहीं पर 226 हाई कोर्ट से रिलेटेड देखने को मिलता है। और इन दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट पावर होती है। रिट पावर, रिट 5 टाइप के होते हैं और 5 होता है, जैसे सबसे पहला टीबीएस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्चियरी एंड फिफ्थ इज क्वो वारंटो। तो 5 टाइप का रिट जो है हमारे पास होता है। टीबीएस कॉर्पस की बात करें तो टीबीएस कॉर्पस चेक्स अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, किसी को गैर कानूनी तरीके से किसी को बंद कर दिया है तो उसके लिए हेबियस कॉर्पस का ऑर्डर जो है कोर्ट दे सकती है। ठीक है, ताकि उस व्यक्ति को रिलीज करवाया जाए। सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस क्या करता है, फोर्सेस पब्लिक ड्यूटी परफॉर्मेंस लाइक मेकिंग ऑफिशियल टू एक्ट। ठीक है, तो फोर्स करता है पब्लिक ड्यूटी किसी भी अथॉरिटी को, नॉट नॉट अथॉरिटी बट द ऑफिशियल बट द स्टाफ टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कोई अथॉरिटी जो है ऑर्डर करेगी स्टाफ को, पब्लिक स्टाफ को, कि आप वो जो काम है उसको पूरा करें, दैट इज मैंडेमस। वही पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। प्रोहिबिशन होता है स्टॉप लोअर कोर्ट्स फ्रॉम एक्सीडिंग पावर, कीप ज्यूरिसडिक्शन इन चेक। ठीक है, तो कोई हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को ये गाइड करेगी, उसको भटकने से रोकेगी, वो बताएगी कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन अलाउ नहीं करती है, आपको अपने लिमिट में ही, आपको अपनी लिमिटेशन में ही जो है डिसीजन बनाना है, डिसीजन देना है, ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर देना है। किसमें, अपनी लिमिटेशन में। कौन, हायर अथॉरिटी किसको देगी, लोअर अथॉरिटी, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देगी। ठीक है, दैट इज प्रोहिबिशन। नाउ certiorari is quashes wrongful decision of lower court or tribunal। ठीक है, किसी लोअर कोर्ट ने
कोई रॉन्गफुल डिसीजन ले लिया है और सुप्रीम जो जो उससे सुपीरियर कोर्ट है उसको गलत लगता है, तो वो जो है सर्शियरी का ऑर्डर इशू कर सकती है। ये भी एक टाइप का रेट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया 5 टाइप के रेट हैं। चौथे नंबर पे सर्शियरी। तो सर्शियरी के रेट से क्या होगा, वो जो ऑर्डर है लोअर कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का, वो क्वाश हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा और रद्द हो जाएगा। फिफ्थ वन इज quo warranto, challenges someone's legal claim to public office। quo warranto ये करता है कि किसी भी व्यक्ति से ये सवाल पूछता है कि किस पावर से या फिर किस राइट से आप जो है इस पोजीशन पे या इस सीट पे जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार जो है वो कोर्ट को को वारंटों के थ्रू मिलता है। सो वी हैव 5 टाइप ऑफ रेट। ठीक है, सबसे पहला हिबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सेशियरी एंड फिफ्थ इज को वारंटो। रिलेवेंट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 32 एंड 226। 32 is related with Supreme Court, 226 is related with High Court। अब रीट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? रीट का कॉन्सेप्ट आया इंग्लैंड से। इंग्लैंड में 12 इंग्लैंड में 1215 एडी में एक चार्टर आया। ठीक है, चार्टर इज अ ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ रूल्स। ओके, जैसे कि एक्ट होता है तो वैसे एक चार्टर होता है, तो कलेक्शन ऑफ रूल्स बेसिकली। इंग्लैंड में 1215 में एक चार्टर आया, उसका नाम था मैग्ना मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। मैग्ना मींस बिग, बिग या मेजर, जो भी आप बोलो, मेजर। और कार्टा मींस चार्टर, जिसको हम रूल ऑफ कलेक्शन ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ रूल्स, ठीक है, कह सकते हैं। मैग्ना कार्टा, बिग चार्टर, कब आया? 1215 में। दोनों टर्म जो है कहाँ से लिए गए? लैटिन टर्म है दोनों, मैग्ना कार्टा दोनों लैटिन टर्म है। अब क्यों आया था? वहां पर उस टाइम पे जो देन किंग थे, दैट ही वाज किंग जॉन, नॉट किंग जॉन वो अभी नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है वो नहीं, किंग जॉन, दैट दिस इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये जो किंग जॉन है, इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए ये मैग्ना कार्टा आया था। अब मैग्ना ये वहां पे जो किंग है उसकी पावर कौन कंट्रोल करेगा? किंग की पावर कौन कंट्रोल कर सकता है? तो वहां पर उस टाइम पे हुआ करते थे बैरोन्स, बैरोन्स हुआ करते थे, बैरोन्स। अब बैरोन्स कौन थे? बैरोन्स जो है उस टाइम के रिच नोबल पीपल का ग्रुप था। ठीक है, सभ्य अमीर सभ्य वर्ग जो थे उस टाइम के, जिनकी सोच समझ जो है बहुत ही डेवलप बताई जाती थी। तो उन्होंने राजा की तानाशाही को रोकने के लिए, मनमानी को रोकने के लिए, उस टाइम पे बढ़ते हुए टैक्सेस को रोकने के लिए और भी चीज़ों में सुधार लाने के लिए, या फिर राजा की पावर का अननेसेसरीली मिसयूज ना हो, कोई राजा अपनी पावर का मिसयूज ना करे, उसको कंट्रोल करने के लिए ये चार्टर जो है मैग्ना कार्टा 1215 एडी में आया था। तो वहीं से इंग्लैंड ने जो है इंग्लैंड पार्लियामेंट ने वहीं का कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेबल किया, इंग्लैंड की कोर्ट ने उसको अप्लाई किया, और फिर वहां से जो है हमने वो चीज़ एडॉप्ट कर ली क्योंकि हमें अच्छी लगी। तो हमारे यहाँ कोई किंग जो है, किंग इन सेंस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो अननेसेसरीली अपनी पावर का मिसयूज ना करे, तो सुप्रीम कोर्ट को 5 टाइप के रिट दिए गए। अब उस 5 टाइप के रिट से सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति को कैद किया गया है तो उसको रिलीज करवा सकता है। किसी ऑफिसर को, किसी स्टाफ को, कोई किसी ऑफिसर या स्टाफ के थ्रू कोई टास्क कंप्लीट करवा सकता है जो जिसके लिए वो बाध्य है। लोअर कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन में रहने के लिए कह सकता है। ठीक है, बाहर जाने के लिए नहीं, कि अपने अपने लिमिट से बाहर जाने के लिए नहीं। किसी लोअर कोर्ट का अगर डिसीजन सही नहीं लगा तो उसको रद्द कर सकता है, और किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता है कि आपको किसने अधिकार दिया इस पोजीशन पे बैठने के लिए। ठीक है, सो ये 5 टाइप के जो रेट हैं कोर्ट को दिए गए।
तो इतनी चीज जो है हमें सीखने को मिलती है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो मैंडेमस क्या था? फोर्सेस पब्लिक ड्यूटी परफॉर्मेंस, फोर्सेस पब्लिक ड्यूटी परफॉर्मेंस। को वारंटो क्या था? challenges someone's legal claim to public office. Certiorari causes wrongful decision of lower court. Prohibition stop lower court from exceeding power. You should skip this portion, जितना मैं रब कर रहा हूँ ना, तो इसको skip करके आगे बढ़ जाओ। Question number 81. Which of the following constitutional amendment act had made the provision for publishing Hindi translation of the constitution? ठीक है, तो हिंदी ट्रांसलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन भी जो है पब्लिश किया जाए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 58th अमेंडमेंट। अब 58th अमेंडमेंट बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी ट्रांसलेशन की, कि हिंदी ट्रांसलेशन जो है उसका पब्लिश किया जाए, इशू किया जाए। 52, 54, 56 अमेंडमेंट किस चीज की बात करता है वो देख लेते हैं। 52nd अमेंडमेंट added anti-defection law to stop MPs switching parties, also read with the 10th schedule। तो 52nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी एमपी जो है, वो पार्टीज स्विच ना करे जीतने के बाद, तो उस चीज का जो रूल है वो आया था 52nd अमेंडमेंट में, और ये हमें 10th शेड्यूल में भी इसके प्रोविजंस हमें देखने को मिलेंगे। 54th में ये 52nd अमेंडमेंट कब आया था? 1985 में। 54 अमेंडमेंट कब आया था? 1986 में। 56 अमेंडमेंट 1987 में, और 58th अमेंडमेंट ये मुझे नहीं पता। तो 54th अमेंडमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी जो है इंक्रीज की गई थी। 56 अमेंडमेंट में गोवा जो है वो एज अ स्टेट उसको डिक्लेयर कर दिया था वाइल अमेंडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल भी अमेंड हुआ था, गोवा को स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। किसमें? 56 अमेंडमेंट में। कब आया था? 1987 में। 52nd अमेंडमेंट कब आया था? 1985 में। 54th अमेंडमेंट कब आया था? 1986 में। तो इतनी चीज हमें सीखने को मिलती है। 58 अमेंडमेंट से आया था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन। 52nd अमेंडमेंट से आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई भी एमपी जो है जीतने के बाद पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, आए राम गए राम का कॉन्सेप्ट है, अगर वो चाहो तो पढ़ सकते हो। 54th अमेंडमेंट में 1986 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरी बढ़ा दी गई थी। 56 अमेंडमेंट में 1987 में गोवा एज एन स्टेट सामने आया था, और फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल भी अमेंड किया गया था। Question number 82. Which of the following is the landmark judgment on the colorable legislation? अब कलरेबल लेजिस्लेशन टर्म जो है ये समझते हैं कि इसमें पूछा है कि कलरेबल लेजिस्लेशन में लैंडमार्क जजमेंट कौन सा इनमें से है। कलरेबल लेजिस्लेशन वो होता है लेजिस्लेशन के द्वारा पास किया गया एक ऐसा कानून जो उनके अकॉर्डिंग सही हो, लेकिन एक्चुअल में सही नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा रूल जिसको सही माना जाए लेकिन एक्चुअल में वो सही है ही नहीं, तो उस
चीज को कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के द्वारा एक ऐसा रूल या एक्ट पास किया गया जो उनको सही लगा लेकिन एक्चुअल में सही नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। अब ये जो फर्स्ट केस है ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। सेकंड केस जो है वो लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड है। एम स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म से। सेकंड वाला एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव पावर से है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेट लॉज वर्सेस सेंट्रल लॉ, तो उसमें कौन किसका जो है वो माना सुना जाएगा, दैट तो लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिस्कस किया गया था एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। थर्ड वन इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आता है कि सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस टू स्टेट, वो चीज हमें देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फोर्थ वन इज केशवानंद केशवान केश केशा केशवान माधवा केशवान माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये केस रिलेटेड है फ्री स्पीच से, ठीक है। तो फर्स्ट वन फॉर लैंड रिफॉर्म, सेकंड वन लेजिस्लेटिव पावर in which we will see state law versus central law. Third one, state of Karnataka versus Union of India, in which center can issue direction to state government. And in case one, Madhavan Menon versus the state of Bombay, it is related with free speech. Next question, question number 83. Which of the following constitutional amendment act was passed in light of the advisory of opinion received in Ray Berubari case, in Ray Berubari case? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अमेंडमेंट जो है री बेरुबरी केस को ध्यान में रखते हुए आया था। अब री बेरुबरी केस में हुआ क्या था, बेरुबरी एक जगह थी जो कि इंडिया इंडिया और ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो इसके बीच में एक जगह आती थी, दोनों के बीच में। इंडिया का कहना था ये जो जगह है ये हमारा है। बांग्लादेश, ये बात है 1961 की, 1961 की, ठीक है। 1972 में बांग्लादेश जो है, 1972 में बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री वो दूसरा बन गया, पाकिस्तान से अलग हो गया। लेकिन उस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान था, जिस टाइम ये केस डिसाइड हुआ था उस टाइम पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान का मानना था ये जमीन हमारी है, इंडिया का मानना था ये जमीन हमारी है, ठीक है। और हमने ये जमीन जो है कैप्चर भी कर ली थी। अब जब ये केस जो है, ये जो केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बगैर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया की वो मेंशन है, तो वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बगैर ये जो जगह हमने कैप्चर किया है, ठीक है, ये कर ही नहीं सकते हैं। या तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कब कैसे होगा? अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो विदाउट अमेंडमेंट वी कांट कैप्चर लैंड एंड वी कैन डिक्लेयर दैट एरिया इज आवर्स। उसके लिए हमें अमेंड करना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, बेरुबरी जो है जगह का नाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1960। अगर 1960 में ये अमेंडमेंट आया था तो ये बात जो है एक दो साल पहले की होगी, तो वो कंफर्म कर लेना, ठीक है। 1960। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और ये सारे अमेंडमेंट किससे डील करते हैं? फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 ये बात करते हैं प्रोटेक्टेड लैंड रिफॉर्म फ्रॉम कोर्ट, प्रोटेक्टेड लैंड रिफॉर्म फ्रॉम कोर्ट।
The Constitution 7th Amendment Act 1956 is related with reorganized states on the basis of language. ठीक है, 1956 7th Amendment, reorganized state on the basis of language. Third one, the Constitution 9th Amendment Act 1960 allow Berubari territory transfer to Pakistan. Question number option D, Constitution 11th Amendment Act 1961 is related with fixed vice president election rules. This amendment fixed the rules related with vice president's election. Okay, फिर से रिवाइज कर लें क्या? 1955 protected land reform from court. 1956 reorganized the state by languages. 1960 allow Berubari territory to transfer to Pakistan. 1961 fixed vice president election rule. ठीक है, तो बेसिकली इस केस में एरी बेरुबरी केस में हुआ ये था कि इन शॉर्ट एंड सिंपल कि कोर्ट ने बोला था कि चलो ये कैप्चर वाला जो एरिया है हमें पता है कि कैप्चर हुआ है और विदाउट मेंशनिंग इट इन कॉन्स्टिट्यूशन वी कांट डिक्लेयर दैट एरिया इन एज अ इंडियन टेरिटरी। तो उसके लिए कुछ करना था गवर्नमेंट को, तो इन्होंने अमेंडमेंट निकाला, तो उससे रिलेटेड है ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, which of the following provision of the Constitution of India is relevant for solving question of repugnancy between a central law and a state law? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 254। तो repugnancy मीन्स मतभेद, ठीक है, या क्वेरल या मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब अगर दोनों में कहा सुनी होती है, नहीं बनती है, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो उसका आंसर हमें आर्टिकल 254 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब 248 किसकी बात करता है? गिव्स पार्लियामेंट रेजिडुअरी पावर टू मेक लॉज that is not in state और concurrent list। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, उस चीज पे रूल बनाएगी जो कि ना ही स्टेट लिस्ट में है ना ही कंकरेंट लिस्ट में है। तो वो चीज है 248 में। 252 में क्या है? लेट्स पार्लियामेंट पास लॉ फॉर 2 और मोर स्टेट इफ दोज एग्री। तो एक, दो या दो से अधिक स्टेट अगर राजी होते हैं, सहमति देते हैं, तो उनके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है रूल बना सकती है। 254 इसमें मेंशन है ऑलरेडी कि रिपेंडेंसी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉ होगा, तो कौन सा सेक्शन जो है रिलेवेंट है, वो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, वो है 254। एंड 256 says that state must follow parliament's law and the center can give direction to state। कि स्टेट जो है वो पार्लियामेंट के लॉज फॉलो करे और पार्लियामेंट जो है स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, what transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of union from English to Hindi? कितना टाइम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर लिया जाए? तो वो था 15 साल था वो, या 15 ईयर्स। अगर ये आर्टिकल आपको देखना है तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 343 में, जहां पर टेन्योर जो है 15 साल का था, बट उसको एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि इसमें मेंशन है अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। तो वो मेंशन है 343, आर्टिकल 343 in Indian Constitution। Question number 86, in which of the following case it was held that there could be no reservation on single post in the cadre? ठीक है,
इसमें बेसिकली 100% रिजर्वेशन की बात हुई थी कि एक सिंगल पोस्ट के लिए एक कैडर में एक ही पोस्ट के लिए एक ही वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज, ये किसमें डिसाइड हुआ था? चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। ठीक है, तो चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में डिसाइड हुआ था, नो रिजर्वेशन अलाउड फॉर सिंगल जॉब पोस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ 100% कोटा इज नॉट जस्टिफाइड, तो नो रिजर्वेशन अलाउड फॉर सिंगल जॉब पोस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में देखने को मिला। सेकंड बी, केसी बसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में द कोर्ट डिस्कस्ड बैलेंसिंग ऑफ जॉब एंड एजुकेशन कोटास विद मेरिट on merit. C, ABSK Sangh Relay versus Union of India. In this case, it is related with railway job promotions on the basis of seniority और रिजर्वेशन। तो किसको प्रायोरिटी दी जाए, सीनियरिटी को या रिजर्वेशन को? वो जो चीज़ है वो डिस्कस किया गया ABSK संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। State of Kerala versus NM Thomas allowed reservation in promotion for social justice. कि सोशल जस्टिस के लिए अगर रिजर्वेशन में अगर प्रमोशन दिया जा सकता है तो वो दिया जाए। वो जो मैटर है वो डिसाइड हुआ था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस में। See question number 87. Sexual harassment of a working woman at her place of work may also be considered as the violation of which of the following provision of the Constitution of India? कि सेक्सुअल हरेसमेंट अगर होता है किसी भी महिला का जहाँ पे वो जहाँ काम करती है वहाँ पर, तो फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। और वो कौन से फंडामेंटल में कवर होता है? 19 कॉमन है, क्लॉज 1 कॉमन है, सब सब आर्टिकल 19 कॉमन है, सब आर्टिकल 1 कॉमन है, क्लॉज जो है वो अलग है, क्लॉज इज BDEG। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, बट बुक लेके जाते हैं तो डिफिकल्ट क्या ही रहेगा, एक ही सेक्शन में मिल गया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज G। अब आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज B talks about right to assemble peacefully without any weapon or without arms, right to assemble peacefully without arms. This thing is related with article 19 sub article 1 clause B. Article 19 sub article 1 clause D talks about right to move freely throughout India. Article 19 sub article 1 clause E talks about right to reside and settle anywhere in India. Article 19 clause 1 sub clause G talks about right to practice profession or business. Right to practice profession or business. In this, the concept of this also comes. Now question number 88. Which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between Article 25 Sub-Article 2 Clause B and Article 26 Clause B of the Constitution of India? The right option is option A, that is doctrine of harmonious construction. अब इसको समझ लेते हैं। Doctrine of harmonious construction resolve conflict between Article 2, Article 25, 2B and 226B. अब ये जो आर्टिकल है ये बात करता है स्टेट्स पावर टू रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिस, स्टेट पावर टू
रेगुलेट रिलीजियस प्रैक्टिस, और ये जो आर्टिकल है ये बात करता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रेलेवेंट केस की अगर बात करें तो देख सकते हैं श्री वेंकटरमना वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1958। श्री वेंकटरमना वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1958। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैसस ओमिसस है, this thing avoid adding unintended meanings to laws, keeping to what's explicitly written, avoids adding unintended meaning of laws, keeping to what's explicitly written, कि लॉ जो है, रूल जो है, उसका कोई दूसरा मायना ना निकले जो उसका मायना जो उसकी मीनिंग समझनी चाहिए थी रही होगी जो मेकर्स थे, उसको वैसे ही समझा जाए, ना कि उसको अननेसेसरीली गलत रास्ते में इंटरप्ट करके गलत रास्ते में ले जाया जाए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अवॉइड एडिंग अनइंटेंडेड मीनिंग्स टू लॉ, कीपिंग टू व्हाट्स explicitly written. C. Doctrine of liberal interpretation broadly interprets this mean uh, broadly interprets rights or laws for justice. Broadly interprets rights or laws for justice. Doctrine of pith and substance checks if a law's main intent falls within a legislative list and not overlapping powers. So this was we can understand in doctrine of pith and substance. Question number 89. In which of the following situation Indian Penal Code 1860 may not apply? First, an offence committed by Indians outside India. Relevant section. Relevant section. Section 4. Section 4 of IPC 1860. An offence committed by any person on any ship registered in India. Relevant section. Section 3 of IPC 1860. Any person committing offense targeting computer resources located in any country, ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनली थर्ड। इसमें कह रहा है मे नॉट अप्लाई, इंडियन पिनल कोड में नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये है ही नहीं तो अप्लाई कैसे होगा, ये वाला पॉइंट कि कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंट्री में टारगेट हो तो वो इंडियन पिनल कोड में आएगा क्या? कोई भी अगर इंडियन कंप्यूटर का आता तब समझ में आता, लेकिन कोई भी कंप्यूटर किसी भी कंट्री का कोई सेंस नहीं बनाता है, तो ये जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये तो है, ये जो चीज़ है ये सेक्शन 4 में देखने को मिल जाएगी, ये चीज़ सेक्शन 3 में देखने को मिल जाएगी, और ये नहीं मिलेगा तो इसको हटा देते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 90. How many types of punishment are currently existing under the Indian Penal Code 1860? The right option is option C, that is 5. अब ये 5 टाइप के कौन से होते हैं? पहला होता है डेथ, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इम्प्रिजनमेंट जो कि रिग्रेस या सिंपल भी हो सकता है, चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और पांचवा फाइन। क्वेश्चन नंबर 91. A and Z agrees to fence with each other for amusement. In the course of such fencing, while playing fairly, A hurts Z severely. Which of the following offense is committed by A? क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। ए और जेड जो है वो तलवारबाजी जो ऑफेंस, वो नुकीले वाला जो होता है, उसके लिए रेडी हो जाते हैं कि एक मैच में कि उनको फाइट करना है। अब ऐसे में ए जो है वो जेड से लड़ते टाइम उसको ज़्यादा चोट पहुंचा देता है, सेवरली काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट, उसको ज़्यादा क्षति पहुंच जाती है, उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ज़्यादा चोट लग जाती है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए? तो ए के द्वारा कौन सा ऑफेंस किया गया? अगर हम जनरल एक्सेप्शन की बात करें तो अगर इंटेंशनली किसी मैच में अनचाहे रूप से अगर चोट लग जाती है तो वो नो ऑफेंस होता है, ठीक है, उसके लिए नो ऑफेंस है। लेकिन यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट के लिए एक्सेप्शन नहीं है। अगर हर्ट होता वो भी अनजाने में तो नो ऑफेंस होता, लेकिन ग्रीवियस हर्ट है भले ही अनजाने में हो तो उसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होना चाहिए।
ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट की बात करें तो रिलेवेंट सेक्शन है 322 ऑफ आईपीसी। और अगर नो ऑफेंस लेना है आपको, अगर इस नो ऑफेंस लेना है तो सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी, जिसमें है कि इंजरी अगर माइनर है, इंजरी अगर माइनर है तो नो ऑफेंस, बट सीवियर इंजरी है तो फिर ग्रीवियस हर्ट में फॉल कर जाएगा। दैट इज मेंशन इन सेक्शन 322। ठीक है, तो आप दोनों अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग ये ऑफेंस है या नहीं है। अगर मेरे अकॉर्डिंग तो अगर, क्योंकि सीवियरली है तो वो ग्रीवियस हर्ट में जाएगा। अगर यहाँ पर सीवियरली नहीं होता, ठीक है, और माइनर इंजरी होती तो वो नो ऑफेंस होता। Question number 92. In which of the following situations right of private defense cannot extend to causing death? ये कह रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का जो कि जनरल एक्सेप्शन में आता है कि उसमें अगर आपसे कि आप आपके हाथों से किसी की मृत्यु भी हो गई तो आपको उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। तो इसमें कह रहा है कि कौन से केस में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इन द केस व्हेन असॉल्ट इज कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ मर्डर, राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा अगर आपको लगता है कि आपका मर्डर होने वाला है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा अगर आपको लगता है कि आपका रेप होने वाला है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी, आपको बिल्कुल हल्की फुल्की चोट लगेगी, सिंपल हर्ट जो है, हल्के बहुत क्षति पहुंचेगी, तो उसमें जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप उस व्यक्ति की जान ले सको। चौथा है इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अगर कोई अननेचुरल लस्ट फुलफिल करने की कोशिश करता है आपके थ्रू, तो आप उस केस में भी डेथ अगर आपके द्वारा उसकी उस व्यक्ति की हो गई तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दिया जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज इस वाले केस में नहीं मिलेगा, बाकी सब में बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा। मर्डर वाले में, कमिटिंग रेप रेप वाले में, या फिर ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट वाले में, बट सिंपल हर्ट में नहीं मिलेगा। सिंपल हर्ट में क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको पता था कि साधारण सा चोट जो है आपको लग सकता था उससे। मान लो वो आपको पिलो फेंक के मार रहा है, पिलो फेंक के आपका आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, उस पिलो में सुई थी तो आपको उस आपको पता था, उसको भी पता था। अब आपको पता था वो सुई आपको लगेगी, लेकिन आपको ये पता था कि आप मरोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को पता नहीं इसका क्या एग्जाम्पल है, लेकिन वहीं पर उसके हाथ में अगर कुल्हाड़ी होती और वो फेंक के मारता तो वो थोड़ा वो समझ में आता कि हाँ भाई इससे मार सकते हैं। तो इन दोनों केस में अगर आप कुल्हाड़ी वाले केस में उसको मार देते हो अपनी प्राइवेट डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में, तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पर वो आपको पिलो से फेंक के मार रहा है और आपके हाथ पे चोट लगने वाली थी उससे, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको गोली से मार दिया, तो वहां पर वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 93, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 द वर्ड बेनिफिट डज नॉट इंक्लूड पेक्यूनियरी बेनिफिट? ये कह रहा है कि पैसों से रिलेटेड बेनिफिट जो है वो इनमें से कौन से सेक्शन में नहीं है, पैसे से रिलेटेड बेनिफिट। तो वो आई गेस आर नॉट, आई एम, लेट मी अज्यूम माई सेल्फ। पेक्यूनियरी बेनिफिट जो है वो हमें सेक्शन 89 में नहीं मिलेगा, पैसों से रिलेटेड बेनिफिट, क्योंकि सेक्शन 89 टॉक्स अबाउट दैट एक्ट्स डन इन गुड फेथ फॉर अ चाइल्ड। बच्चे के लिए अगर कोई एक्ट किया गया बच्चे की भलाई के लिए, तो उसमें पेक्यूनियरी बेनिफिट है ही नहीं, पैसे का स्वार्थ है ही नहीं। दूसरा 155 talks about co-accused evidence, 156 talk about liability for act of another. These all sections from Indian Penal Code. 89 act done in good faith for a child. Section 155 co-accused evidence, co-accused evidence. 156 liability for
acts of another, and 370 trafficking of human for exploiting them। ठीक है, तो ये सेक्शन इस चीज से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 94, एक्स इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल, दैट कैन बी चुन्नी, पर्दा, व्हाटएवर, कि एक्स जो है वो जानबूझकर उस महिला के जो चुन्नी है या फिर पर्दा है उसको खींचता है विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी परमिशन के, इंटेंडिंग टू अनॉय हर, उसको परेशान करने के लिए या फिर उसको उसको नीचे दिखाने के लिए। As per the Indian Penal Code 1860, which of the following offence has he committed? तो उसने कौन सा ऑफेंस जो है वो कमिट किया है, दैट इज क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, हर्ट मेंशन है, इसका डेफिनेशन मेंशन है सेक्शन 319 में, क्रिमिनल फोर्स का 350 में, असॉल्ट का 351 में, ग्रीवियस हर्ट का 320 में, इन इंडियन पिनल कोड 1860, जो कि एनफोर्स हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1872 में। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 फॉर अ पर्सन हु मेम्स एनी माइनर इन ऑर्डर दैट सच माइनर मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन पिनल कोड में अगर एक कोई इंडियन पिनल कोड के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को, ठीक है, जो 18 साल से कम है, उसको क्षति पहुंचा के, मान लीजिए उसको अपाहिज बना के, उसका उसके शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचा के उससे भीख मंगवाता है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के लिए कितनी पनिशमेंट है? तो वो है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, कि जीवन आजीवन कारावास साथ में फाइन भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 96, इसका रिलेवेंट सेक्शन जो होगा वो होगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो 363 ए सब सेक्शन 2, तो ये जो है रिलेवेंट सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, ये चीज जो है इसमें मेंशन है, सेक्शन 363 ए सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 में 10 साल तक की पनिशमेंट है और 2 में जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। मेन जो होता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को डैमेज पहुंचा के तब उससे भीख मंगवाना, नहीं बस इंटेंशन है, ठीक है, और ऐसा ट्राई करता है, तब उस सिचुएशन में 10 साल की होती है। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives him money. Which of the following punishment may be given to X for the act committed by him as per the Indian Penal Code 1860? क्वेश्चन कह रहा है कि X जो है धमकी देता है Y को कि तुम्हारे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट मैं दूंगा या दूंगी जिससे तुम बदनाम हो जाओगे, और ये चीज जो है वो धमकाते हुए उसे बोलता है कि देख लो भाई, अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मैंने तुम्हें बोला है तो तुम्हारे अगेंस्ट में ये जो है स्टेटमेंट मैं सबको बता दूंगा। तो ये चीज क्या है और इसकी पनिशमेंट कितनी है? तो ये एक्सटॉर्शन है और इसकी पनिशमेंट जो है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो चाहे 3 साल की सजा हो या फाइन उसको देना पड़े या दोनों ही उसको देना पड़े। एक्सटॉर्शन का सेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है सेक्शन 383 एंड 384। 383 में डेफिनेशन है और 384 में उसकी पनिशमेंट है एक्सटॉर्शन का। Question number 97. Which of the following sentence is an assistant session judge authorized to pass as per the Code of Criminal Procedure 1973? तो इसमें पूछ रहा है कि असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं वो कितना, उनके पास कितने ड्यूरेशन की, कितने टेन्योर की पनिशमेंट देने के लिए पावर उनके पास होती है, कि क्या वो डेथ सेंटेंस दे सकते हैं क्या? नहीं। क्या वो
इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सेंटेंस दे सकते हैं क्या? नहीं, असिस्टेंट सेशन जज नहीं दे सकते ये दोनों। क्या वो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 साल, कि क्या वो 10 साल से नीचे तक की पनिशमेंट दे सकते हैं क्या? तो आंसर है यस। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, क्या वो 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट दे सकते हैं क्या? तो ऑप्शन है, आंसर है नहीं। तो इसका राइट आंसर खुद निकल के आ गया, दैट इज ऑप्शन सी। तो असिस्टेंट सेशन जज जो है वो केवल 10 साल तक की पनिशमेंट देने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट बनती है तो वो चला जाएगा सेशन जज के पास। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो हमें पता ही है कि डेथ तक की पनिशमेंट के लिए पावर उनके पास है। क्वेश्चन नंबर 98, अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन for committing a non-bailable and cognizable offence shall be rearrested by a police officer if such person come under which of the following provision of the Code of Criminal Procedure 1973। अब ये कह रहा है कि प्राइवेट पर्सन जो है वो एक व्यक्ति को अरेस्ट करता है जो एक ऐसे ऑफेंस के लिए इस एक ऐसे ऑफेंस में अक्यूज्ड है, एक ऐसा ऑफेंस जो नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। नॉन बेलेबल जिसमें बेल भी नहीं मिल सकता, और कॉग्निजेबल जो सीरियस है, हीनियस क्राइम है। तो ऐसे में एक प्राइवेट पर्सन जो है, प्राइवेट कोई भी लोकल पर्सन जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई आम नागरिक, उसको पकड़ लेता है। अब उस पकड़े हुए व्यक्ति को पुलिस फिर से रीअरेस्ट कर सकती है। ये फिर से रीअरेस्ट करती है, पुलिस फिर से रीअरेस्ट करती है। तो वो जो अरेस्ट करती है पुलिस, उसका प्रोविजन कौन से सेक्शन में है? अब इसमें दो चीज है। पहला, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, और दूसरा अरेस्ट बाय पुलिस। ठीक है, रीअरेस्ट करने की बात हो रही है ना, तो एक बार तो प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं रीअरेस्ट की। तो यहाँ पर टेक्निकल ये है कि लोगों को लग रहा है कि प्राइवेट पर्सन ही अरेस्ट कर लिया, बस हो गया, दैट्स इट। उन्होंने फिर आगे देखा ही नहीं कि रीअरेस्ट की भी बात हो रही है, कि पुलिस उस व्यक्ति को रीअरेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो पुलिस जो है सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। विदाउट वारंट कब अरेस्ट करेगी? जब वो जो व्यक्ति है किसी ऐसे ऑफेंस के में एक्यूज्ड होगा जो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। तो सेक्शन 41 इसका राइट आंसर होना चाहिए। बट आगे देखते हैं। सेक्शन 41 ए टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ अपीयरेंस, कि अगर किसी को बुलाया जाता है पुलिस के द्वारा तो उसको जाना है। सेक्शन 42 टॉक्स अबाउट अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम, अगर कोई अपना नाम नहीं बताता है तो उस बेसिस तो उसको ध्यान में रखते हुए कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बता रहा है, कुछ बात है क्या, क्या सिचुएशन है, तो वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो पुलिस जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। वो चीज़ मेंशन है सेक्शन 42 में। और सेक्शन 53 में जो है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन की बात की गई है, कि कोई प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन जो है वो अरेस्ट कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पे उसको डाउट लगता है कि वो जो व्यक्ति है उसने एक ऐसा क्राइम किया है जो नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजेबल है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने जो है, आई विल नॉट से बच्चा क्योंकि फिर मैं बूढ़ा लगने लगूंगा, तो इस व्हाट कैन वी से, इस पर्सन ने सेक्शन 43 पे मार्क किया है ना, एज वी कैन सी। लेकिन सेक्शन 43 ओनली टॉक्स अबाउट प्राइवेट पर्सन, यहाँ पर रीअरेस्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो इसमें जो है मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आना चाहिए, ऑप्शन ए सेक्शन 41। क्योंकि अगर एक तो ये इसमें ऑप्शन भी है, ऊपर से पुलिस ऑफिसर का जो है टर्म क्यों दिया है, सीधा प्राइवेट पर्सन डालता तो सीधा क्लियरली सेक्शन 43 हो जाता। लेकिन प्राइवेट पर्सन के द्वारा अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति फिर रीअरेस्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो वो कंफ्यूज करने के लिए सेक्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। Question number 99. Under which of the following situation wife is not entitled for maintenance? Under section 125 of Code of Criminal Procedure 1973, the right option is option B, that is voluntarily wife refuses to live with wife with husband.
तो कोई भी वाइफ है, अगर वो जानबूझ के अपनी स्वेच्छा से अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है, तो ऐसे बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वैलिड रीज़न के, तो ऐसे सिचुएशन में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा चाहे जो भी सिचुएशन हो उसमें उसको मेंटेनेंस मेंटेनेंस मिलेगा। इसका रिलेवेंट सेक्शन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 125। सेक्शन 97 का अगर देखना चाहें, नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, तो ये हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 28 ऑफ CRPC। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज डेल्ट Which of the following procedure is dealt under Section 164A of Code of Criminal Procedure 1973? The right option is option A, medical examination of victim of rape. तो उसका प्रोसीजर जो है सेक्शन 164A में मेंशन है। ओके, तो ये जो चीज़ है ये मेंशन है सेक्शन 164A में। अटेंडेंस ऑफ विटनेस बाय पुलिस ऑफिसर, ये मेंशन है सेक्शन 160 में ऑफ CRPC। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट मेंशन है सेक्शन 164 में, और रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बाय पुलिस ऑफिसर मेंशन है सेक्शन 154 में ऑफ CRPC। सो ये था AIBE 18 के रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो थोड़ा स्लो लगा होगा, बट कंप्लीट एनालिसिस है ये। आई होप थोड़ा बहुत आपके काम ये आ जाएगा। So see you in next video. Till then, have a good time. Bye bye.